चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि इसको पढ़ाई जा चुका है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5/12/13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। माना खेत की भुजाएं, अब देखिए 5/12/13 के अनुपात में है, तो माना खेत की भुजाएं 5x 12x और 13x है। प्रश्नानुसार खेत का परिमाप 540 दिया है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी 5x 12x 5x + 12x + 13 = 540। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18। अब पहली भुजा, अब x का माना गया तो पहली भुजा जो है 5x है, तो 5 में 18 का गुणा कर देंगे तो 90। दूसरी भुजा है 12x, तो 12 में 18 गुणा करते 216। तीसरी भुजा है 13x, तो 13 में 18 गुणा तो हो जाएगा आपका 334। ठीक है। तो उसके बाद से हम यक्स निकालेंगे, यानी कि परिमाप का आधा। तो a + b + c/2, यहाँ पे देखिए a + b + c/2, तो आपका आएगा 90 + 216 + 234/2, यानी 270 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, यस क्या है? अर्ध परिमाप है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। यस की जगह पे हम लोग रखेंगे 270, ए की जगह पर रखेंगे 90, बी की जगह पे 216 और सी की जगह पे 234। कैलकुलेट करेंगे तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर हम लोग वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया है, और जब कैलकुलेट किया गया है, वर्गमूल लिया गया है, तो 9720 है, यानी कि उसका सही होगा, क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का 9720, उस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। चलिए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। जो एक आयताकार मेज है उसकी ऊपरी सतह जो है उसका परिमाप है 28 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर। मेज की कर्ण की लंबाई क्या है? ठीक है, ऊपरी सतह का परिमाप यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, इंटू 2, ये दे दिया है कि 28 है, और क्षेत्रफल दे दिया है 48 मीटर स्क्वायर है। तो मेज की कर्ण की लंबाई क्या होगी, इसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व किया गया देखिए। मानव मेज की लंबाई हम मान लिए ए है और चौड़ाई बी है, तो परिमाप 28 दिया है ना, तो चूंकि 2a + b = 28, ये फार्मूला 2a + b 28, तो a + b = 28 का आधा 14 हो गया, समीकरण 1 हो गया। प्रश्न मेज का क्षेत्रफल a × b, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल तो 48 दिया है, तो हम रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए a + b 14 आ गया और a × b 48 आ गया, तो हम फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर - 4ab। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इस टाइप का फार्मूला एक हम लोग देखे हम थे। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर। a + b है 14, 14 का यहाँ मान रख देंगे, 14 हम a + b की जगह पर रख देंगे, तो 14 का होल स्क्वायर -4, ab का मान है 48, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर = 14 का वर्ग होता है 196, माइनस 48 चौको 192, घटेगा 196 में से 192, तो आ जाएगा 4। तो यानी a - b का होल स्क्वायर = 4, तो इसलिए a - b = हो जाएगा क्या, 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए a + b = 14, a - b = 2, तो प्लस भी है या माइनस भी है, कट जाएगा, तो हो जाएगा a + a यानी कि 2a = 14 2 16, तो 2a = 16 आ गया, तो a = क्या हो जाएगा, 2 जाकर 16 में भाग दे देगा, तो 8 8 दूना 16, 8 आ जाएगा। a का मान आ गया 8। अब a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो हमको b का मान आ जाएगा। तो देखिए a में हम रख रहे हैं, तो a एक जगह पर 8 रख दिया, तो 8 + b = 14, तो b = 14 - 8 = 6 मीटर। और आयताकार मेज की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। ठीक है। और मेज का कर्ण का फार्मूला होता है √a² + b² यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो 64 36 100, 100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10 मीटर, यानी कि कर्ण मेज का कर्ण हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। अब अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ठीक है। परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर इसका है। यदि यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी यही हमको बताना है। तो देखिए त्रिभुज के में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम मान लेंगे माना त्रिभुज की भुजा ए बी सी है, तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। तो प्रश्नानुसार ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सी होगी तो ए प्लस बी हम तो हमको ज्ञात नहीं है, और सी यहाँ पे दिया है कि सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया है, तो हम उसका मान रख दें। सबसे बड़ी भुजा का यहाँ मान रख दिए, तो ए प्लस बी प्लस 13 टू 30, तो ए प्लस बी अब 13 जाके 30 में घटेगा 17, तो समीकरण 1 हो गया। ए प्लस बी टू 17 समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1 गुणे ए गुणे बी इक्वल टू 30 यहाँ पे दिया है। क्षेत्रफल क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 ए गुणे बी इक्वल टू 30, तो ए गुणे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। देखिए ये जाके उसमें गुणा कर देगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 जाके इसमें गुणा कर दो 60 हो जाएगा, तो इसीलिए ए गुणे बी यहाँ पे देखिए तो 30 गुणे 2 60, समीकरण 2 हो गया। फिर हम लोग वही वाला फार्मूला लगा जो ऊपर लगा था, उसी टाइप का फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे हम लगा रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 बी। तो समीकरण 1 2 और 3 से जब सबका वैल्यू यहाँ पे देख के रखेंगे, मान ली ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी 17, तो 17 का यहाँ वर्ग हो गया है, गुणे माइनस 4 माइनस 4 ए बी है ना, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है समीकरण 2 में देखिए 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो 217 का वर्ग होता है 289, और 6 चौको 24 240, तो 289 में से 240 घटेगा। ठीक है। तो 289 में 240 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 49 बचेगा। ठीक है 49। ठीक। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, तो ए इसीलिए ए माइनस बी वर्गमूल कर देंगे, तो ए माइनस बी पर से 2 घात हट जाएगा, इस पे 2 घात की करोड़ी आ गई, तो अंडर 49 बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है। 7 का वर्ग होता है 49, तो 7, तो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया 7, ये समीकरण 4 हो गया। 4 नंबर का समीकरण होगा समीकरण 1 और 4 से, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी 17 और प्लस 7। ठीक है। तो 2a अब जोड़ेंगे जब इसको, तो 2a इक्वल टू होगा 24, 17 7 24, तो a इक्वल टू 2 जाके इसमें 24 में भाग देगा तो 12, तो a इक्वल टू आ गया 12। अब a का मान किसी समीकरण में रखेंगे, तो हम समीकरण 1 और 4 से फिर से कैलकुलेट कर रहा है, हम मान रख के भी निकाल सकते थे। तो 12 प्लस बी इक्वल टू 17। ठीक है। तो बी इक्वल टू 17 में जाके 12 घटेगा तो 5 आ गया, तो बी का मान आ गया 5। तो अतः त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक का तो मान आ गया था 12 और एक का वहाँ पे दिया ही था। ठीक है। एक सबसे बड़ी भुजा का मान दिया था, और ए का मान आ गया 12 और बी का मान आ गया 5। ये सबसे छोटी भुजा का मान पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा का मान क्या हो गया 5। ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए एक पहिया है यानी कि डिस्क है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और उसको चलना कितना 792 मीटर चलना है, तो उस 792 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए परिधि जानना जरूरी है। चलिए हम लोग साल में आते हैं। पहिए की परिधि, परिधि का फार्मूला होता है डिस्क के परिधि का फार्मूला 2πr होता है। ठीक है। तो 2πr, अब आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 21, यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही दे दिया आर की वैल्यू 21, इसीलिए पहिए की परिधि, तो परिधि 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 21, तो 132 सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि हमको पता चल गई 132 सेंटीमीटर, और माना पहिया n चक्करों में 792 मीटर दूरी तय करता है।
चक्कर ही पूछा है, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 792 मीटर दूरी तय करो। तो यहाँ पे मान लिया, माना पहिया यन चक्करों में 792 मीटर की दूरी तय करता है, इसीलिए यन 2πr इजकल टू 792। तो यन इजकल टू 792 गुणे 100/132, चूँकि 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर को यहाँ सेंटीमीटर में बदला है, तो 792 को 100 से गुणा कर दिया है तो सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे 2πr परिधि का वैल्यू आया है 132 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पे 132, 2πr इसमें आगे भाग दिया 132। ठीक है, सब सारे वैल्यू सेंटीमीटर में कर लिया गया है, इसीलिए यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। और जब भाग देंगे 792 गुणे 100 में 132 का, तो आ जाएगा 600। तो यन का वैल्यू आ गया 600, यानी कि 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 33 का सही हो जाएगा 600 चक्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगुना तेज है। एक जो पुरुष है वो एक महिला से दुगुना तेज है, और एक महिला एक लड़के से दुगुनी तेज है, और एक महिला जो एक लड़के से दुगुनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेले उस काम को कितने दूर में पूरा करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बढ़िया समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन समझ गए, आगे हम लोग बढ़े। देखिए, पुरुष संबंध में महिला, पुरुष जो है महिला से दुगुना एक दिन में दुगुना काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 संबंध 1 का अनुपात है। महिला लड़के से दुगुना काम कर रही है एक दिन में, तो 2 संबंध 1 का अनुपात है। फिर वही एन फार्मूला, पुरुष महिला और लड़का। ठीक है, पुरुष संबंध महिला संबंध लड़का, वही एन फार्मूला है। देखिए, पहले 2 का 2 में गुणा करेंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 1 का 1 में, यन बन गया, ऐसे यन बन जा रहा है। ठीक है, उल्टा यन बन रहा है ऐसे। ठीक है, चलिए, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 एकने 2 हो गया, 1 एकने 1। तो पुरुष संबंध महिला संबंध लड़के का अनुपात होगा 4 संबंध 2 संबंध 1। अब एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। तो 4 लड़का, एक पुरुष कितने लड़के के बराबर है? 4 लड़के के बराबर। एक महिला 2 लड़के के बराबर। तो 4 लड़का प्लस 2 लड़का प्लस एक लड़का इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 7 लड़का, 4 2 6 1 7 लड़का काम को 4 दिन में करता है। तो अब लड़के का ही पूछा है, देखिए लड़का अकेले, ठीक है, इसीलिए हम लड़के के फॉर्मेट में सबको बदले हैं। ठीक है, तो एक लड़का करेगा, एक लड़का कैसे करेगा, कितने दिन में करेगा? तो 4 और ये 7 जाके उसमें गुणा करेगा, तो 7 चौको 28, यानी कि एक लड़का उस काम को 28 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ समझिएगा, 7 लड़का 4 दिन में काम करता है, तो एक लड़का उसको काम को कितने दिन करेगा? 7 चौको 28, यानी कि 28 दिन में करेगा। एक लड़का उस काम को 28 दिन में करेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंध 1 है। 60 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंध 1 है। कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1 संबंध 2 हो जाए? ठीक है, अम्ल और पानी यानी अम्ल 2 गुना है पानी से। ठीक है, तो कह रहा है कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल आधा हो जाए और पानी उसके 2 गुना हो जाए। अब ऐसा नहीं करना है कि 60 लीटर और मिला देना है, 72 लीटर मिला देना है, तुक्का नहीं मारना है, इसको समझना है क्वेश्चन को और लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्नानुसार मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा 60 गुणे 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 40। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? 40। देखिए 60 लीटर मिश्रण है तो 40 लीटर अम्ल रहेगा, तभी ना 2 लीटर पानी रहेगा, तो 2 लीटर पानी के 20 लीटर पानी होगा, 40 लीटर अम्ल होगा और 20 लीटर पानी होगा, तभी ना पानी के 2 गुना अम्ल होगा। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको मिश्रण में अम्ल की मात्रा ऐसे भी समझ सकते हैं, 60 गुणे 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 40।
ऐसे भी समझ बाकी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि 40 लीटर अम्ल होगा तभी 2 लीटर पानी होगा, 40 20 60 हो जाएगा और पानी के 2 गुना अम्ल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, तब पानी की मात्रा 20 लीटर आ गया और माना 1 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। अब मान लिया कि 1 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो देखिए इसलिए, अब देखिए 40 लीटर तो है ये है और 20 लीटर नीचे अपान 20, नीचे 20 लीटर पानी और 20 में हम 1 लीटर मिलाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। यहाँ पे देखिए 1:2 का अनुपात कर दिया तो 40/20 + 1/2 यानी कि आधा का अनुपात हो जा रहा है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 40 का 20 में होगा तो 40 20 80 और 20 या 20 + 1 का 1 में होगा तो 20 + x हो जाएगा। देखिए 40 दूनी 80 इक्वल टू 20 प्लस यक्स, तो यक्स इक्वल टू 80 माइनस 20 जाके 20 उधर घट जाएगा तो 60 यानी कि यक्स इक्वल टू 60। 60 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो हो कैसे जाएगा, देखिए 20 लीटर पानी था, 60 लीटर मिला दें 80 लीटर हो जाएगा और अम्ल 20 लीटर है, सॉरी अम्ल 40 लीटर है तो 40 दूना 80, तो 40 लीटर अम्ल रह जाएगा। ठीक है, और 80 लीटर पानी, तो तब 1:2 का अनुपात हो गया, 40 दूनी 80, 1:2 का अनुपात भी हो गया। अगर आप लोग चाहे तो बिना ऐसे सॉल्व किए भी कॉमन सेंस लगा कर इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। a + b + c में यदि कोण a = 90 डिग्री, a = 25 सेंटीमीटर, b = 7 सेंटीमीटर, तो tan b का मान क्या होगा। tan b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू 90 दिया है तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया है ए बी सी, कोण ए इक्वल टू 90, इसीलिए हम यहाँ पे ए रखे हैं क्योंकि 90 डिग्री का कोण ए इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, और सामने की भुजा बी सी हो जाएगी। तो देखिए कोण ए के सामने की भुजा ही ए होती है तो ये भुजा ए हो गई, ये भुजा ए हो गई। ठीक है, तो इसमें ए दिया है और ये बी है। ठीक, और बी के सामने कोण बी के सामने की भुजा बी होती है और कोण सी के सामने की भुजा सी होती है। ठीक, तो समकोण के सामने की भुजा बी सी इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि 25, ये 25 हो गया, ए 25 हो गया, तथा कोण बी के सामने की भुजा ए सी, ये ए सी वाली जो भुजा है बी इक्वल टू 7 हो गई। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और फार्मूला लगा देंगे हम, ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस ए बी यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग। यही ना फार्मूला है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हम लोग फार्मूला लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है ये, वो लगा दिए। चलिए अब हमको पता नहीं, जो पता करना है, जैसे हमको ए बी का वैल्यू पता करना है, ए बी भुजा ए बी, तो ए बी को हम लोग इधर रोक लेंगे तो बी सी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग उधर जाए। चलिए तो हम लोग को यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का निकालना है तो ए बी का वर्ग इक्वल टू, यहाँ पे ए बी का बी सी यानी कर्ण का वर्ग, बी सी का वर्ग माइनस ए सी क्या है लंब, तो ए सी का वर्ग लंब का वर्ग, तो 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। ये देखिए कर्ण है आपका 25 और लंब है 7, तो 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625 और 7 का वर्ग होता है 49, तो 625 में 49 घटेगा तो 576, 576 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24, 24 का वर्ग, तो ए बी इक्वल टू 24, ए बी का वैल्यू आ गया 24। अब देखिए ए बी का वैल्यू आ गया 24, तो टेन बी का मान पूछा है, टेन बी, तो टेन बी को लंब बट्टा आधार, तो लंब है 7 आपका यहाँ पे और आधार है 24, तो 7/24, तो इस तरह इसका 7/24 बी ऑप्शन, और सॉरी डी ऑप्शन सही है 7/24 36 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर पे। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया
प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत क्या होगा। फिर क्वेश्चन समझिए, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा, 1 पैसा है प्रति 1 रुपया प्रति माह, तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार ब्याज आर इजकल टू 1 पैसा, धनराशि पी इजकल टू 1 रुपया, और 1 रुपया बराबर 100 पैसा पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 1 पैसे की बात हो रही है, 1 पैसा प्रति रुपया ब्याज है, और समय टी इजकल टू 1/12। ठीक, चूँकि ब्याज इजकल टू होता है, इंटरेस्ट इजकल टू होता है PRT/100। ठीक है, तो सबका वैल्यू रखेंगे, ब्याज है 1, ठीक है 1 पैसा, तो 100 धनराशि जो है आपका 100 है, 100 पैसा आर, ठीक, इंटू समय क्या है आपका टी जो है 1/12 है, और बटा 100 फार्मूले के अनुसार। तो आर आपको रेट ही ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, तो आर इजकल टू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12। देखिए यहीं से समझ लेंगे, जो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो आर अपान 12 आ जाएगा। अब जब आर अपान 12 इजकल टू 1, तो आर जाके ये आर अपान 12 रहेगा इजकल टू 8, तो 12 जाके 1 में गुणा करेगा 1 में, तो 1 में गुणा करेगा तो 12 ही रह जाएगा, यानी कि 12 करने 12, तो आर का वैल्यू आएगा 12%। ठीक है, तो जो प्रतिशत होगा ब्याज की दर का वो हो जाएगा 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। 50 प्रेक्षणों का के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान होगा। मानक विचलन पूछा है। ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है, लड़के ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, मानक विचलन। ठीक है, चलिए देखा जाए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉल्व किया गया। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में यन से गुणा किया जाता है तो मानक विचलन यन गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अतः अभिष्ट मानक विचलन, यहाँ पे देखिए अभिष्ट मानक विचलन 2 गुणे 8, 2 से गुणा किया जाता है प्रत्येक विचलन में, तो 2 गुणे 8 यानी कि 16। सिंपल है 16। ठीक है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। ठीक है, यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, यक्स 27, 26, 25, 25, तो बहुलक 27 हो गया, यही ना पूछा है। तो देखिए बहुलक 27 हमको करना है। क्वेश्चन जो पूछा है, x से किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। ठीक, अब बहुलक क्या होता है कि जो भी आंकड़ा दिया गया उसमें किस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है। तो देखिए 27 1 2 3 बार 27 शब्द आया है, 25 भी 3 बार आया है। लेकिन अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 है, यानी कि आंकड़ों का बहुलक 27 करना है। ठीक है, तो 3 बार 27 है, और एक बार और हम 27 यहाँ पे यक्स की जगह पे 27 लिख दे, यहाँ पे यक्स है, यक्स की जगह पे 27 लिखते 27 4 बार हो जाएगा। तो जो संख्या की जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है वो संख्या उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे 27 लिख दे तो क्या हो जाएगा, यही ये जो आंकड़ा दिएगा उसका बहुलक हो जाएगा। सिंपल है, तो ये 27 यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1, 6, 8, 3 और 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। माध्य और माध्यिका हम लोग को जानना पड़ेगा। तो माध्य क्या होता है, सब जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ के, और जितनी संख्याएं होती है, जितने नंबर ऑफ संख्या होती है तो भाग दे देंगे तो उसका आपका माध्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माध्य कैसे किया जा रहा है, 1, 6, 8, 3 और 2 सबको जोड़ के कितनी संख्या, 1
2 3 4 5 संख्या हो रही है, तो 5 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, जोड़ के 5 से भाग दे दिया जाएगा। तो चलिए जोड़ लिया जाए। 6 1 7 7 14 15 और 15 15 3 18 2 20, 20 से 5 भाग दिया जाए तो 5 चौक 20, 4 आ गया, इसका माध्य आ गया। ठीक है, और माध्यिका क्या होती है? जो सबसे बीच में हो। तो देखिए एक, अगर हम लाइन से लिखे तो 1, उसके बाद से 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो सबसे बीच में देखिए यहाँ पे सबसे बीच में 3 आ गया, तो 3, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी? यानी सबसे मध्य में क्या है? 3 है। तो अब कह रहा है माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा? तो माध्य प्लस माध्यिका इक्वल 3 + 4 = 7। सिंपल सवाल है, डी ऑप्शन सही। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/4 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर भाग पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है? ठीक है, वो कितनी दूरी चलता है? तो यही करना है, कितनी दूरी चलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना टोटल दूरी कितना चल रहा है? x किमी। ठीक है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2x/11, और जितनी जो भी यात्रा तय किया उसका अपनी पूरी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से चल रहा है। तो 2/11 गुणे x, यानी x गुणे 2/11, तो हो जाएगा 2x/11। और कार द्वारा कितनी दूरी चलता है? 17/22 भाग, तो 17/22 गुणे x, ये हो गया 17x/22। और प्रश्नानुसार टोटल दूरी चल रहा है वो x, ट्रेन द्वारा चला है 2/11 2x/11 प्लस 17x/22 x कार द्वारा चला है 1 किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है। तो सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा आपस में कैलकुलेट करेंगे, तो आएगा आपका x = 21 x/22 + 1। तो अब जो x वाली वैल्यू एक तरफ ले जाकर घटा लेंगे, यानी कि x - 21 x/22 = 1। तो 22x - 21 x = 22, तो x = 22 आप लोग कैलकुलेट करेंगे, सिंपल जोड़ है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी जो थी वो 22 किलोमीटर, यानी ऑप्शन इसका डी सही है, 22 किलोमीटर। ठीक है, 42 जो क्वेश्चन है, तो 42 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती हैं? ए है वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित हैं, बी है वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित हैं, सी है सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हैं, और डी है वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे डी एक्सप्लेन भी किया, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। ठीक है, अगला 43 नंबर क्वेश्चन है। 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिसे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए? फिर से समझिए, 930.25 यहाँ पे दिया है कि वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिसे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए है 1/6, बी है 4/3, सी है 2/3 और डी है 1/2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। कैसे इसको सॉल्व किया? 930.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30.5 आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 30 प्लस 0.5 आया है ना पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ से अगर हम लोग 0.5 को घटा दें, ठीक है, 0.5 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? ये जो अपूर्ण संख्या घट जाएगा। ठीक है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाते समय 3/5 जैसे 5 घटाया 0.5 अर्थात 1/2 भिन्न, यही सबसे छोटा भिन्न जो है वो घटाया जा सकता है। ठीक है, तो 1/2 इसका सही ऑप्शन है। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है
300 ग्राम के चीनी का एक घोल बनाया गया है, उसमें 40% चीनी है। इस समय चीनी कितनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। देखिए 300 ग्राम चीनी है, पानी और चीनी का मिश्रण है, विलयन बनाया गया है, तो उसमें 40% चीनी है। अब इसमें चीनी कितना मिलाया जाए कि 50% चीनी हो जाए। ठीक है, फिर वही मिश्रण के जैसे क्वेश्चन एक हम लोग पहले साल किए थे वैसा ही है कुछ। चलिए देखते हैं। विलयन में चीनी की मात्रा, तो 300 ग्राम विलयन है, 40% चीनी है। ठीक है, तो 40/100 कर देंगे तो 120 ग्राम जो है उसमें क्या है, टोटल चीनी है। बाकी क्या है, पानी है, ये जो भी है। माना 1 ग्राम चीनी मिलाने पर विलयन में चीनी की मात्रा 50% हो जाती है। अगर हम 1 ग्राम और मिलाएं तो विलयन में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 120 आप प्लस यक्स, 120 ग्राम है, आप प्लस 1 ग्राम और मिला दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50% उसमें चीनी हो जाएगा। तो 300 प्लस यक्स, तो 50% जो मिलाएंगे तो 300 में बढ़ेगा ही ना। तो 300 आप प्लस यक्स गुणे 50/100, तो 120 और प्लस यक्स इक्वल टू 300 प्लस यक्स बटा 2। देखिए 50 दूनी 100, तो 1/2 हो गया है, तो 1 से ऊपर गुणा हो गया, तो 1 में गुणा हो गया तो 300 प्लस यक्स आ गया और बटा 2। अब जाके ये 2 इसमें गुणा करेगा, तो 120 में जब 2 जाके यहाँ गुणा करेगा तो 240 हो जाएगा। और 2x इक्वल टू 300 प्लस यक्स, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा, जोड़ना है सिंपल, पक्षांतर कर जोड़ना है, तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा 60 ग्राम। यानी कि अगर 60 ग्राम चीनी मिला देंगे तो चीनी के विलयन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। ठीक है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कोई मान लेंगे यक्स, माना मूल संख्या यक्स है प्रश्नानुसार। अब देखिए 8% जोड़ने तो 108/100 और 3% घटाने, तो 3% जब जिसमें जैसे मान लीजिए 100 में 108 जोड़े तो 108 हो गया है। देखिए अब यहाँ पे 100 में 8% जोड़े तो 108/100 हो गया माइनस। अब 3% घटाना है ना, तो 100 में 3 घटा लेंगे तो 97x/100 घटा लेंगे आपस में दोनों। 108x/100 माइनस 97x/100, तो कितना हो जा रहा है, तो अंतर इसका 407 हो जा रहा है। तो इक्वल टू 407 अब घटा लेंगे तो 11, 108 में से 97 घटेगा तो 11x, 11/100 इक्वल 407। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाके 407 100 को गुणा कर देगा, 11 भाग दे देगा तो आ जाएगा 3700। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर सही हो जाएगा, मूल संख्या हो जाएगी 3700। ठीक है, अब अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है, 503/4 कामा 4/4/5 और 7/3/8 के योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम में पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसके योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम जो है वो पूर्ण संख्या हो जाए। तो चलिए इसको पहले हम लोग जोड़ते हैं। 5/3/4 आप प्लस 4/4/5 आप प्लस 7/3/8 जोड़े। कैलकुलेशन है जोड़ का, सिंपल जोड़ है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 16 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8, 16 प्लस यहाँ जोड़ दिए तो 16 प्लस 77/44। फिर हम ऊपर देखेंगे 16 प्लस 1 सही 37/40, तो 16 प्लस 1 प्लस 37/40 यानी 17, 16 1 17, 17 प्लस 37/40। तो अभिष्ट भिन्न क्या है, 1 माइनस 37/40 यानी कि 3/40। ठीक है, 3/40 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या है यहाँ पे, तो संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग आएगी। ठीक है, तो 3/40 इसका सही ऑप्शन है। ठीक, अगला 47 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब तो हमको ये जानना है कि उसको लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, और कितना लाभ हो रहा है तो कितना % लाभ हो रहा है। फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार और समझेंगे। देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति
8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, ठीक है, 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है। 8×10 80 पैसे में एक वस्तु यानी खरीद रहा है, और बेच कितना रहा है 1.25 में, 80 पैसे में खरीद के 1 रुपया 25 पैसा में बेच रहा है, तो उसका लाभ पर तो लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही होगा, हानि तो इसमें होना नहीं, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न है 10 वस्तु की कीमत 8 रुपये, तो एक वस्तु की कीमत 8/10 यानी कि 80 पैसा है, ठीक है, 0.80 रुपया आ जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया 25 पैसा, तो लाभ तो जितना बेच रहा है माइनस जितना में खरीदा है, तो 1.25 में बेच रहा है और 0.8 में खरीदा है, तो 0.45 रुपये का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो लाभ यानी 0.45 बटा 0.80 यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100, तो 45 × 100/80, तो आपका हो जाएगा 225/4 यानी 56 से 1/4, तो 56 से 1/4 आपका ये वाला आंसर सही है, ठीक है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। 48 नंबर, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत कुल प्रतिशत वृद्धि। देखिए बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ा दी गई है, ठीक, और फिर बजट के बाद 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो हम लोग अभिष्ट वृद्धि डायरेक्ट फार्मूला है, ऐसे हम लोग यक्स मान के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी फार्मूला है। अभिष्ट वृद्धि पर देखिए पहले 30% फिर 10%, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 30 + 10 + 30 × 10/100 यानी 43% की टोटल वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 43% की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है 27 पे यक्स, यहाँ पे देखिए 27 पे यक्स = 9/3 पे यक्स, तो 1/4 का मान क्या होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। देखिए 27 पे यक्स = 9/3 पे यक्स यहाँ पे, ठीक। तो देखिए 3 पे 3 यक्स, 3 तरीके 9 27 पे 3 पे 3 घात हो जाएगा, तो 3 पे 3 यक्स, ये बटा में है तो जाएगा तो इधर गुणा करेगा, तो यहाँ पे गुणे 3 पे यक्स आ गया, गुणे 9, तो 9 को हम 3 पे 2 घात लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3 पे, और यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, देखिए 3 पे 3 यक्स है और 3 पे यक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 पे 3 यक्स प्लस यक्स आ गया, ठीक, तो 3 पे 2 घात, तो हम घातों की, तो देखिए दोनों का बेस 3 है, तो घातों की तुलना कर दे, तो घातों को 3x प्लस यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1x 4x हो गया, तो घात यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2 है, तो 4x = 2, तो x क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, तो x का मान है 1/2 आ गया, x का मान 1/2, तो x का मान 1/2 आ गया, तो 1/x पे 4 घात = 1/, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका कि 1/x पे 4 घात का मान क्या होगा, तो यक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आया है, तो बस वही मान रख देना है, यक्स के जगह पे जो 1/2 आया वही रखना है। तो देखिए यक्स 1/x पे 4, तो 1/, अब यक्स की जगह पे हम 1/2 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आया है, तो 1/2 पे 4, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है और मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट ब्याज उस पर लग रहा है 10, ए ऑप्शन है 10%, बी है 25%, सी है 14% और डी है 12%, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए माना मूलधन क्या है ₹100, हम लोग मान लेंगे कि मूलधन क्या है 10 वर्ष बाद धनराशि हो जाएगी 2x, दोगुना का ना होगी, तो ₹100 है तो 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगी 2x, तो ब्याज भी कितना आएगा यक्स ही ना आएगा, तो ब्याज इक्वल टू 2x - यक्स, यानी यक्स
तो मूलधन भी यक्स है और 10 वर्ष बाद 2x हो जाएगा, तो ब्याज यानी कि उसका यक्स ही आया, तभी ना 2 गुना हो गया है, तो ब्याज आपका हो गया यहाँ पे यक्स। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन आपका यक्स है, ठीक, दर आर है, दर कैपिटल आर, दर हम लोग दर निकालना है, ठीक है। और समय मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय 10 वर्ष है बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यक्स है, ये है, ठीक है। तो यक्स इक्वल टू यक्स गुणे आर गुणे 10/100। तो 10 से देखिए यहाँ पे यक्स से यक्स कट जाएगा, यक्स से यक्स कट 10 दहा पे 100, ठीक है। और आर इक्वल टू तब आ जाएगा 10%, ठीक है। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10%, ये यक्स भी यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला यहाँ पे। तो आर इक्वल टू 10 दहा पे 100, 10 आर बटा 10 आ जाएगा। तो आर उसमें गुणा कर, एक में गुणा कर तो आर हो जाएगा इक्वल टू 10। तो आर का मान यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो 10% होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जो भाग 3 है सामान्य ज्ञान यानी सामान्य जानकारी का, उस 51 नंबर क्वेश्चन वहाँ से हम लोग अब देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। यह है सामाजिक व्यय एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, बी है राज्यों के लिए अनुदान, और सी है रक्षा व्यय, डी है आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो देखिए केंद्र सरकार के व्यय में शामिल नहीं होता क्या, रक्षा व्यय, तो सी आपका ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। रुधिर का जो परिवहन होता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो होता है वो होता है किसके कारण, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ऑप्शन दिया है कोलेजन, मायोग्लोबिन, क्रिएटिन, लेकिन यह सही क्या है, हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहे, समझना चाहे, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से CO2 का परिवहन फेफड़ों तक करता है, ठीक है। चलिए 53 को अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो ये है देशों के बीच में लोगों का संचलन, बी है लोगों का शहर से ग्रामीण में संचलन, सी है देश में लोगों का संचलन, और डी है एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन होता है एक देश के बीच में लोगों का संचलन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संकलन यहाँ पे भी बता रहा है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक डाटा और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन नेट बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगी, ठीक है, डॉलर में है, निवेश करेगी। तो कौन करेगा, तो ये ए है अडानी लिमिटेड, बी है टाटा ग्रुप, सी है रिलायंस इंडस्ट्री, और डी है भारत इंटरप्राइजेज। तो कौन करेगा निवेश, तो भारत इंटरप्राइजेज यानी सॉफ्ट बैंक और भारत इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, ठीक है, एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनेट बनाया है, यही लोग एक क्लीनेट बनाए हैं। तो इसका एक्सप्लेन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। सॉफ्ट बैंक और भारत इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनेट बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगी, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया। सब ये करंट के क्वेश्चन है, उस समय के करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था,
ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन सहाय, और डी है ऑपरेशन मैत्री। तो उसको आप नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री है। चलिए डी ऑप्शन। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। यह त्रासदी अप्रैल 2015 में आई थी। अप्रैल 2015 में वो त्रासदी आई थी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए? तो 25 वर्ष होती है। ठीक है। लोकसभा देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर आपका क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? हिंदू लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ईसाई लीग के द्वारा, सिख लीग के द्वारा। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया, जिसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी को आमंत्रित किया। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए 58 क्वेश्चन है आपका। चौरी चौरा की घटना कब हुई? चौरी चौरा की घटना कब हुई? ठीक है। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922 और 5 मई 1922। तो आप लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की जो घटना हुई वो हुई थी। चलिए इसको और देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुई थी। चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत के एक जुलूस के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, जिसका विरोध करने पर पुलिस द्वारा गोली चला दी गई, जिससे उग्र भीड़ ने चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 12 फरवरी 1922 को 22 ईस्वी को गांधी जी ने बरदौली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी के विरोध में, इसी से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। तो चौरी चौरा घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत को तत्व कौन सा है? ए है फ्लोरीन, बी है ऑक्सीजन, सी है सोडियम और डी है ब्रोमीन। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन वही सबसे ऋण विद्युतीय तत्व होता है। इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए इसको एक्सप्लेन भी इसका समझ लीजिए। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता 4.00 है। तत्व के किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु तथा परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ तत्व की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 60 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? खिताब होता है तो फुटबॉल का। ठीक है। कोपा अमेरिका तो किस देश ने जीता है? तो ए है पेरू, बी है चिली, सी है अर्जेंटीना और डी है ब्राजील। तो किसने जीता है? चिली ने जीता है। ठीक है। कोपा अमेरिका 2015 का खिताब चिली ने जीता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, बी है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सी है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण और डी है भारत का महान्यायवादी। तो कैबिनेट स्तर का नेता कौन होता है? तो विपक्ष का जो नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष, वो जो विपक्ष का नेता होता है वही आपका क्या होता है? कैबिनेट स्तर का नेता होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है।
विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट स्तर का होता है। विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता के लिए यह आवश्यक है कि उस दल में संबंधित सदन से कम 1/10% 1/10 सदस्य हो। संगठन के राम सुभग को सर्वप्रथम 1969 विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। सबसे पहले 1969 में राम सुभग को विपक्ष का नेता चुना गया था। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ? मकर रेखा के दक्षिण में ए है, बी है भूकंप रेखा के उत्तर में, सी है कर्क रेखा के उत्तर में, और ये भूकंप रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर। ठीक है, अगला है 3रा नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। 64 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, ए है अगस्त कथन के विरुद्ध, बी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, और सी है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, और डी है नमक कर के विरुद्ध। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण किया गया था। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 240 मील की दूरी तय कर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नौशेरा जिला पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ाई के साथ अभिनव अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? नामची सिक्किम, ए है बी चूरू राजस्थान, और सी है मासीराम मेघालय, और डी है चंबा हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन, मासीराम मेघालय ये जो है यहाँ पे उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा वर्षा यही होती है, मासीराम मेघालय है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ये है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्ट, सी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, और डी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो एनपीपी का अर्थ होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, एनपीपी का अर्थ होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उस समय का क्वेश्चन है, तो उसमें जहीर अब्बास को चुना गया था। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ था। ठीक है, तो दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है असम, डी। देखिए, जून 2015 के चौथे सप्ताह दो उद्यमियों और अनेक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन समझौता असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में। ठीक है, उस समय का करंट है। अगला है, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है प्रस्वेदन। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, दालें
किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का। तो सभी लोग जानते हैं दाल जो होती है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है। ठीक है। 71वां क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा, रिफाइनरी यानी परिष्करण मतलब होता है रिफाइनरी, रिफाइन करना, रिफाइनरी जो स्थापित की गई है वो किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, भी है मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, और सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, और सी है डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो इसका सही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है। ये जो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो रिफाइनरी है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है राष्ट्रीय ध्वज, सी है प्रस्तावना और डी है मूल अधिकार। तो जो इसकी प्रस्तावना है, सी ऑप्शन सही है, इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। सी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। अगला 73 नंबर को, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण डॉट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो कौन है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि, देखिए, ढालू सड़क पे पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। देखिए, कोई ढलावदार सड़क है, उस पर पत्थर हम लोग लुढ़का रहे तो आसानी से नीचे चला जाता है, और ऊपर की ओर ठेलते हैं तो वो बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों है? तो ये है आपका, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम है। बी है, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। सी है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। और डी है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के किया गया कार्य से लुढ़काने के समान होता है। ठीक है। डी है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। ठीक है। तो देखिए, इसका सही होगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आप जानते हैं कि लुढ़काएंगे तो सिंपल सा धीरे से ठेल देंगे तो लुढ़कता चला जाएगा, लेकिन उसको ऊपर की ओर उठाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? कौन सी समिति थी जो उसके मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ए है मल्होत्रा समिति, बी है नरसिंह समिति, और सी है राघवन समिति, और डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए सामान्य जानकारी के। अब जो 25 क्वेश्चन है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है। भाग 4, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसका है बी ऑप्शन, 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाने के लिए। ठीक है। 685 करोड़। अगला है 77 में क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है इसका सही
829 है। 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी पूछा जा सकता है। इसका निकला भी था अभी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे प्रत्येक गांव में बड़ी सी टंकी लग रही है और घर घर नल जल की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, चलिए अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख उपमंडल हैं? कितने मंडल हैं? तो आपके 18 मंडल है। 75 जिले हैं और मंडल 18 है। ठीक है, प्रमुख जो मंडल है वो कितने हैं? 18 है। सी ऑप्शन इसका सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका। 80 नंबर कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? सिवाय यह है फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, बी है नागरिक औद्योगिक संपदाओं में, और सी है सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, और डी है निम्नलिखित वन आकृति क्षेत्रों में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर कह रहा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है, 81 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? MGNREGA का मतलब होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी अनंतपुर जिले से। ठीक है, और गांव का नाम था बंदापल्ली। ठीक है, बंदापल्ली से 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश का ये गांव है जो अनंतपुर जिले में पड़ता है, बंदापल्ली। वहीं से 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की थी तथा 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यह मनरेगा हो गया था। ठीक है, क्या इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों, अब 150 दिन हो गया है, दिनों का श्रम परक रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत देय अकुशल मजदूरी का प्रतिशत पोषण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो MGNREGA यानी कि जो मनरेगा हो गया है अभी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो हो गया है। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, तो इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसका सही है सी कोसवानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में
पारदर्शिता लाने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई है उसका नाम है कोशवाणी। ठीक है, चलिए 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? भारत में जो 1 बीघा होता है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो होता है 0. ए ऑप्शन सही है, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। अब थोड़ा देख लेते हैं। 1 बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज। ठीक है, और 1 एकड़ दशमलव होता 1 एकड़ बराबर होता है 1.6 बीघा। 1 एकड़ के बराबर होता है, और 1 हेक्टेयर होता है वो बराबर होता है 3.95 बीघा के, यानी लगभग 4 बीघा से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 1 हेक्टेयर कहा जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? ठीक है, तो जो कथक है, कथक उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, उद्भव कथक का उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो ये प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी, घूमर, कथक, भरतनाट्यम, चलिए सबका देख लेते हैं। कथक उत्तर प्रदेश में हुआ है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और घूमर राजस्थान में हुआ है। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी कृषि प्रलेख, ए कृषि प्रलेख, बी मैपिंग सीट, सी भू अधिकारों के प्रलेख, और डी है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी। तो जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। जो भू अधिकार के प्रलेख है उसे हम जमाबंदी कहते हैं या जमाबंदी समझते हैं। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? ए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, बी है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, सी है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, और डी है स्वर्ण जयंती ग्राम सेवा योजना। तो इसका SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती, ए ऑप्शन सही है, ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, किस मंडल को शिव के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? कौन सा मंडल है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे मिर्ज़ापुर जो है ना, मिर्ज़ापुर, इस पर तो फिल्म भी बनी है कालीन भैया। ठीक है, तो कालीन उद्योग के रूप में उसे विश्व में उत्कृष्ट माना गया है मिर्ज़ापुर को। तो अगर फिल्म भी आप लोग देख रहे हैं तो उससे भी कुछ आपको सीख मिलेगा। मिर्ज़ापुर देखे हैं, कालीन का उद्योग होता है, नाम ही रहता है, जो मेन विलन होता है उसका कालीन भैया। तो ठीक है, तो मिर्ज़ापुर जो मंडल है उसका विश्व में उत्कृष्ट स्थान है कालीन उद्योग में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से 2011 में कितना % हो गया है? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 से 2001 में तो 898 था, 2011 में बढ़ के कितना हो गया है? तो 2011 में बढ़ के हो गया है 912। ठीक है, 2011 में बढ़ के कहाँ तक चला गया है? 912, यानी कि अच्छा लिंगानुपात है। ठीक है, बहुत ख़राब नहीं कहेंगे। बाकी हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक, चलिए 96, उत्तर प्रदेश किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक में है? किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक में है? तो चावल, इस्पात, बेलनी, कपड़ा और चीनी। तो चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैमाने पे है, सबसे अधिक संख्या में है। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? कोई परिवार अगर BPL में छूट गया है, BPL में छूट गया है अगर कोई परिवार, ठीक है, तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए योजना चलाई गई है। कौन सी योजना है? तो देखिए, ये है समाजवादी पेंशन स्कीम, बी है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, और सी है समाजवादी आवास योजना, और डी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
तो बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना बनी है उसे हम कहते हैं समाजवादी पेंशन स्कीम। ये ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ए है चंदौली जिला न्यायालय, बी है पीलीभीत जिला न्यायालय, सी है बांदा जिला न्यायालय और डी है इटावा जिला न्यायालय। क्वेश्चन एक बार और समझिए कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो डी है इटावा जिला न्यायालय। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और 99 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश शासन में भूमि का जो पंजीकरण है वो किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? राज्यपाल, ए राज्यपाल, बी लिपिक, सी लेखपाल और डी काजी। तो देखिए, ब्रिटिश काल में भी लेखपाल के द्वारा ही भूमि का पंजीकरण किया जाता था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल तथा पटवारी द्वारा किया जाता था। लेखपाल वही जो नाम है दूसरे राज्यों में पटवारी कहा जाता है, पटवारी लेखपाल एक ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है 99 नंबर का। ठीक, सी ऑप्शन लेखपाल सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से है? तो सभी लोग जानते हैं कि 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर है 31। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश है? तो इसका डी ऑप्शन सही है 31। ठीक है साथियों, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया लेकिन हमने पूरा कवर कर दिया 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।